हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। अभी तक तो हम चूँकि सामने कभी आए नहीं थे, तो अब हम लोग नया एक इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं जिसमें वाइट बोर्ड से, चूँकि उस बुक के पीडीएफ को पढ़ना थोड़ा सा टफ होता था और आप लोगों के लिए भी एक लेंदी होता था, तो हमने सोचा था कि हम वाइट बोर्ड पे इसको इस तरह से समझाएंगे, पॉइंट्स को लिखेंगे, पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देंगे, तो हमारी चीज़ें, हमारी क्लास भी छोटी हो जाएगी। और दूसरा, अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप लोग पीडीएफ हम आप कहेंगे तो हम अपलोड कर देंगे, क्योंकि आई होप कि बुक सबके पास आ गई होंगी, और नहीं भी आई हैं तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन हम भी वो हम बता देंगे, या इसको ही पीडीएफ को हम अपलोड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी तक हम बात कर रहे थे इग्नू MHI 03 की बात हो रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इग्नू के जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो और इग्नू के बाकी सब्जेक्ट्स भी हम अपने चैनल पे कवर कर रहे हैं लेट्स लर्न फ्रॉम होम पे। तो आप लोग उस पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ये चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 3 हम स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि यूनिट 3 स्टार्ट हो चुकी थी, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। और यूनिट 3 का नाम है वस्तुपरकता व्याख्या, वस्तुपरकता और व्याख्या। तो जो इसके प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें वास्तुपरकता की व्याख्या के बारे में हमने बात कर ली थी कि एक्चुअल में वास्तुपरकता जो ऑब्जेक्टिविटी है वो होती क्या है, उसकी व्याख्या हमने कर ली थी सब कुछ। नेक्स्ट टॉपिक है वास्तुपरकता के सिद्धांत का विकास। अब सिद्धांत के विकास की बात करें, अब हम जब एक बार थोड़ा सा वास्तुपरकता की बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या था, थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। वास्तुपरकता मतलब ऑब्जेक्टिविटी, इसका मतलब सीधा सा होता है कि जब भी आप इतिहास लिखते हो तो इतिहास में कभी भी आपका जो पुनर्निर्माण होता है या जो आपकी मानसिकता होती है उसको कभी भी इतिहास लेखन पे हावी नहीं करना चाहिए। वास्तुपरकता के आधार पर ही इतिहास लिखा जाता है। इसका मतलब है कि जो साक्ष्य आपके सामने हैं, जो आंकड़े आपके सामने हैं, उसके आधार पर ही इतिहास को लिखा जाना चाहिए। कभी भी अपना परसेप्शंस नहीं दिखाना चाहिए। एक छोटा सा लेमन हो गया। अब जब आप बात करते हैं कि वास्तुपरकता के सिद्धांत का विकास, जो ये सिद्धांत है कि सिर्फ आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर ही इतिहास लिखा जाना चाहिए, उसका विकास कैसे हुआ। आप सब जानते हैं कि हिस्ट्री के जो पितामह कहे जाते हैं हेरोडोटस के समय से ही ये बात चली आ रही है। उनके समय के, उनके जो इतिहासकार थे उस समय के, वो भी ये मानते थे कि जो इतिहास लिखा जा रहा है वो वास्तुपरकता पर ही लिखा गया है। उनका भी ये मानना था कि जो आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, उनमें सच्चाई होती है। आप जरूरत ये होती है कि आप उन तथ्यों को समझो और उसके आधार पे उस समय के जो लोग हैं, जब वो तथ्य इकट्ठे किए गए थे, उसके जीवन को जीने की कोशिश करो या उसको समझने की कोशिश करके आप इतिहास को लिखो। अब उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, चूंकि बना भी है, कि वास्तुपरकता के सिद्धांत के विकास का वर्णन कीजिए। अब आपको एक्सप्लेन करना है। तो सिद्धांत के विकास में सबसे पहले था प्रत्यक्षवादी। अब प्रत्यक्षवादी जो परंपरा थी, चूंकि ये अलग से पूरा चैप्टर है प्रत्यक्षवादी, तो आप अगर ज्यादा समझना चाहते हैं तो आप चैप्टर को रेफर कर लीजिए, हमारे चैनल पे वो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में है। प्रत्यक्षवादी जो विचारधारा थी उसके विचारक थे अगस्टस कांत। अब अगस्टस कांत थे, अब मैं सिर्फ डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ब्रीफ में बताऊंगा कि एक्चुअल में ये क्या था और वास्तुपरकता के विकास में, इसके सिद्धांत के विकास में इनका क्या योगदान था। तो अगस्टस कांत इनका जो नियम था वो था सार्वभौमिक नियम। ये मानते थे, इनका कहना था कि जो भी इतिहास है या जो भी सोसाइटी होती है या जितने भी हैं, उनका एक सार्वभौमिक नियम होता है, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो सारी सोसाइटी पर लागू होते हैं, हर चीज पे वो लागू होता है। इनका कहना था कि सोसाइटी पहले 3 अवस्थाओं से गुजरती है। इनकी पहली अवस्था ये मानते थे कि जो पहली अवस्था होती है वो होती है ईश्वर परक या कल्पित अवस्था। इनका मान्यता था कि जो पहली अवस्था थी वो यही थी, ईश्वर परक या कल्पित अवस्था थी। ये जो समाज होता है ये अपने शैशव काल में होता है। शैशव काल में मतलब कि जो भी घटनाएं घटती है वो ये मान लेते हैं कि दैवी घटनाएं हैं, ये अपने आप हो रही है, ईश्वर का वरदान है वगैरह वगैरह। उसके बाद जब थोड़ा सा और डेवलपमेंट होता है और विकास होता है तो दूसरी अवस्था को प्राप्त करता है समाज, जो होता है पराभौमिक या अमूर्त अवस्था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब उस समय जो घटनाएं होती थी
वो पहली अवस्था में ये दैवी घटनाओं को मानते थे। दूसरा मानते थे कि कुछ ऐसे चीजें हैं जिनकी वजह से ये घटनाएं घट रही हैं। अगर मैं देखूं इसमें बुक में आपके लिखा हुआ है कि पराभौमिक या अमूर्त अवस्था, जिसमें मानव मन अपनी किशोरावस्था से गुजर रहा होता है और इस अवस्था में समझा जाता है कि प्रकृति की प्रक्रियाएं रहस्यमय शक्तियों का योगदान है। तो वो रहस्यमय शक्तियों को मान लेते हैं कि इसमें अमूर्त अवस्थाएं में जो भी घटनाएं घटती है वो रहस्यमय शक्तियों की वजह से घटती है। अब जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है सकारात्मक अवस्था। ये जो सकारात्मक अवस्था होती है इसकी बात ये करते हैं। इसमें ये अवस्था होती है कि जो भी घटनाएं घटती हैं उसको दैवी या कोई अलौकिक शक्तियां, इसकी बात नहीं करते। ये कहते हैं कि जो घटनाएं घट रही हैं उसका कुछ रूल होगा, कुछ नियम होगा जिसकी वजह से ये घटनाएं घटती हैं। तो वो कारण जानने की कोशिश की जाती है, उसे हम सकारात्मक अवस्था कहते हैं। और अगस्टस कांत जो होते हैं या जो प्रत्यक्षवादी विचारधारा के लोग हैं वो इस सकारात्मक अवस्था को मानते हैं या समझते हैं। तो अब इसको वास्तुपरकता के सिद्धांत के विकास में कैसे योगदान हुआ? उसका योगदान इस तरह से हुआ कि प्रत्यक्षवादियों का सीधा सा मतलब था कि ये बेसिक प्रिंसिपल हैं, ये तीनों अवस्थाएं हर सोसाइटी में जाती हैं। इतिहास के किसी भी परत को आप उठाएंगे या इतिहास के किसी भी काल को उठाएंगे तो वहां पे ये चीजें हुई होंगी। इनको आपको हर जगह पे अप्लाई करना है और उसके आधार पर ही वास्तुपरकता को पकड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है रानेकवादी परंपरा। अब रानेकवादी जो परंपरा थी, आप इनको देखिए, जर्मनी के दार्शनिक थे रानके या फॉन रानके इनका नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। रानेकवादी परंपरा क्या कहता है? ये इनकी जो परंपरा थी वो बेसिकली विवेचनात्मक पद्धति थी। इसका मतलब है कि ये मानते थे आंकड़े तो बहुत सारे हैं, तथ्य तो बहुत सारे हैं इतिहास लिखने के, लेकिन आपको सारे तथ्यों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इनका मानना था कि एक इतिहासकार का कर्तव्य होता है कि दिए गए आंकड़ों और तथ्यों को उनकी विवेचना करना। आप उनको देखो, उनको समझो, उसके बाद आप इस निष्कर्ष पे इस निष्कर्ष पे पढ़ो कि आपको क्या लेना है या क्या छोड़ना है। देखिए एक्चुअली मैं पहली बार शायद इस पे पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कि कुछ गलतियां भी हों, और प्लीज आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा। तो रानके का मतलब यही था, रानेकवादी जो परंपरा। अब चूंकि इस परंपरा को जो भी फॉलो करते थे उनको रानेकवादी विचारधारा या उनकी परंपरा कहा जाता था। तो इनका सबसे मूल सिद्धांत यही था कि किसी भी साक्ष्य को या कोई भी तथ्य है उसको आप बिना उसका परीक्षण किए, बिना उसकी विवेचना के आप डायरेक्ट अपने इतिहास में नहीं ले सकते, उसे ऑथेंटिक नहीं मान सकते। आपको उसका परीक्षण करना पड़ेगा। और वो उसके आगे कहते थे अगर आपने परीक्षण किया और वो तथ्य या वो जो आंकड़ा है वो अगर सही लगता है और आपको लगता है कि नहीं ये जो मैं इतिहास लिखना चाहता हूँ उस पर अगर ये पूरी तरह से फिट बैठता है तो आपको फिर और किसी भी तर्क या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप पूरी तरह से उस आंकड़ों पर या उस तथ्य पे रिलायबल हो सकते हैं और उस पर ही आपको अपना इतिहास लिखना होगा और किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होके नहीं लिखना है। तो अब आप देखिए, वास्तुपरकता का मतलब यही होता है कि किसी भी पूर्वानुमान से ग्रसित न होते हुए पे तथ्य और आंकड़ों के आधार पर इतिहास का लेखन करना। और ये भी यही कहते हैं, ये रानेकवादी परंपरा भी यही कहता है कि आपको तथ्यों और आंकड़ों को उनकी विवेचना कीजिए। विवेचना करने के बाद पूरी तरह से जब आपको लगता है कि इतिहास लेखन में वो फिट बैठता है तो आप उसको लिख सकते हैं, पूरी तरह से आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। इसी तरह से अब ये आगे ये भी कहते हैं कभी भी जब आप इतिहास लिखते हैं, जब आप तथ्य उठाते हैं या जब आप आंकड़े उठाते हैं तो कभी भी देखिए डेटा जो होते हैं, जो आंकड़े होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक डाटा वो होता है जैसे कि जो आपकी वास्तुलिपियां हैं या जो पांडुलिपियां हैं या पुराने समय के जो लेख हैं, जो अभिलेख हैं, वो होते हैं आपके प्राइमरी डाटा जो बहुत उस समय की है। तो आपको वहीं वो सारी चीजें ही उठानी चाहिए एज अ जो डेटा हो गया या तथ्य के रूप में, आपको उन पर ही ज्यादा भरोसा करना चाहिए, ना कि दूसरी चीजों पे या दूसरे प्रकार के जो आंकड़े होते हैं या तथ्य होते हैं उन पे। ठीक है। तो कहते थे कि अभिलेखों पर ज्यादा भरोसा कीजिए क्योंकि वो उस समय की होती हैं तो उन पे आप रिलायबल हो सकते हैं। इसी तरह से तीसरा है कैम्ब्रिज विचारधारा। बहुत ज्यादा कैम्ब्रिज विचारधारा के बारे में नहीं है, इसके बारे में एक अलग से चैप्टर है ऑलरेडी, वो भी बना हुआ है, चाहो तो आप वो सब देख सकते हो।
पर इनका मानना था कि इतिहास लेखन कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइंस है। ये कहते थे कि कला जो चीजें हैं, कला वगैरह, इसको तो आप हटा दीजिए, इतिहास वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इतिहास लेखन या इतिहास जो है वो एक प्रकार से साइंस है, विज्ञान है, ये इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो ये तीन चीजें ही आप जब वास्तुपरकता के सिद्धांत की बात करेंगे, उसके विकास की बात करेंगे, तो आप इन तीनों को मेंशन करेंगे कि हाँ ये विचारधाराएं हैं या परंपराएं हैं जो इसके विकास में योगदान देती हैं। अब इसमें थोड़ा सा और आगे आप एलोबरेट करोगे कि धीरे धीरे जैसे ही साइंटिफिक चीजें बढ़ने लगी, जैसे वैज्ञानिक तरीकों की खोज होने लगी, तो अब जो आंकड़े थे, जो तथ्य थे, सिर्फ उनकी बात नहीं होती थी या उनके एक एस्पेक्ट की बात नहीं होती थी, अब उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे जो आयाम होते हैं, उनकी बात होने लगी। जैसे पहले जो आंकड़े होते थे, तथ्य होते थे, वो सिर्फ राजनीतिक चीजों को ही दिखाया जाता था, लेकिन अब उसके सामाजिक आंकड़ों को, आर्थिक आंकड़ों को और बाकी चीजें जो होती हैं, आयामों को दिखाया जाने लगा। तो जिस तरह से साइंस डेवलप होने लगा, वैज्ञानिक तरीके और भी आने लगे, तो इतिहास लेखन की जो परंपरा थी, जो वास्तुपरकता थी, वो धीरे धीरे बदलने लगी। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसकी बात करते हैं। जी, अब वास्तुपरकता की समालोचना, क्योंकि मैं पहली बार इस तरह से सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा कि किस तरह से और इम्प्रूवमेंट इसमें किया जा सकता है। अब देखिए, जो वास्तुपरकता की समालोचना है, वास्तुपरकता की समालोचना, अब वास्तुपरकता की समालोचना में सबसे पहली, मतलब कि आपको बस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्तुपरकता की समालोचना मतलब या उसकी आलोचना किस आधार पे की गई है। तो किस आधार पे की गई है, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आधार है, देखिए ये चूंकि मेरे पास आपका पीडीएफ है, तो मैं कुछ भी अपने मन से आपसे नहीं कर रहा हूँ, ये पीडीएफ है। पीडीएफ के जो हेडलाइंस हैं या जो टॉपिक है, हम सिर्फ उसी को देखेंगे और उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो पहला है परमाणु और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की सीमाएं। परमाणु एवं व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की सीमाएं। ठीक है, अब इसका क्या अर्थ हुआ? अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो इसकी आलोचना करते हैं, वास्तुपरकता की आलोचना करते हैं, देखिए दिमाग में हमेशा रखिए कि वास्तुपरकता का क्या मतलब होता है। वास्तुपरकता का मतलब होता है कि आपको इतिहास का जब क्लियर कट, या जिसको कहते हैं कि सटीक इतिहास, तभी आप लिख सकते हैं जब उस समय के दिए हुए जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, उन पर ही आपको भरोसा करना है, खुद के पूर्वाग्रह को नहीं देखना है या आज की परिस्थिति के आधार पर उसको जज नहीं करना है। ठीक है, यही कहता है। लेकिन जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, जो इसकी आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि आप जिन प्रमाणों और तरीकों पे बात कर रहे हो, जिन प्रमाणों और तथ्यों की बात कर रहे हो, उनकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। कैसे होती हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। जो इसकी आलोचना करते हैं, अब उनके कुछ मैं नाम बता देता हूं कि ये कहते थे, जर्मन दार्शनिक हैं विल्हाइट दिल्थे। अब इनका आप प्लीज नाम, चूंकि आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप अगर दार्शनिक जो होते हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके नाम को कोट करेंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। जर्मन दार्शनिक थे, उनका नाम था विल्हाइम दिल्थे। ठीक है, अब इन्होंने बोला, ये बोलते थे कि जो प्रमाण आपके पास हैं, जो तथ्य आपके पास हैं, देखिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जो तथ्य इकट्ठा किया गया है या जो तथ्य है आपके सामने, उसको उस समय के किसी पर्सन या किसी व्यक्ति के द्वारा ही वो इकट्ठा किया गया होगा, या कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी कि किसी ने तो इकट्ठा किया होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप पूरी तरह से उस समाज को जीने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसी, जैसे कि अगर चलिए हम बात करते हैं कि जो 16 महाजनपद थे,
ठीक है, उसमें से सबसे बड़ा जो हम जिसकी हम बात करते हैं अक्सर, मगध साम्राज्य की। अब मगध साम्राज्य को जानने का जो सबसे पुख्ता दो सबूत होते हैं, वो एक तो है कौटिल्य चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है, एक वो हो गई, ठीक है, और एक है मेगास्थनीज की इंडिका। आप ये चीज समझ रहे हैं, दो चीजें हैं। अब मेगास्थनीज की इंडिका जो बुक है, उसको अगर हम रेफरेंस लेते हैं, उसको हम एक तथ्य मान लेते हैं कि उसके आधार पे हमें आपको बताना है कि मगध राजवंश कैसा था या मौर्य साम्राज्य कैसा था, ठीक है। अब आपने उसको उठाया, इंडिका में मेगास्थनीज ने जो चीजें लिखी, क्या उसने सारी चीजें एक्चुअल जो थी वही लिखी होंगी? क्या उस मेगास्थनीज का जो पूर्वानुमान होगा, उसके दिमाग में जो चीजें चल रही होंगी, या उस समय का जो टाइम पीरियड था, वो जो समकालीन चीजें थी, या अगर हम बात करें कि उस समय का जो वर्तमान था, क्या उसकी परिस्थितियां उसके उस लेखनी पे या उसकी उस किताब पे हावी नहीं रही होंगी? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं, बिल्कुल नहीं रही होंगी, क्योंकि वो राजवंश था वहां उस समय। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी की पूरी वही छवि आप रखे हो। आपके दिमाग में कुछ चीजें आई होंगी ना कि ये रखना है, इसको हटाना है, इसको रखना है। वही ये बता रहे हैं कि प्रमाणों और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की सीमाएं, क्योंकि जो प्रमाण है, जो प्रमाण आपने उस समय देखा, जो अभी रखा गया है, वो किसी न किसी व्यक्ति के पूर्वाग्रह की ही रही होंगी, ठीक है। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए फिर से एक बार कि जो प्रमाण जो अभी आप देख रहे हो, जो एविडेंस अभी आप देख रहे हो, वो उस समय के वर्तमान के समय, मतलब अभी जो उस समय जिस समय वो प्रमाण रखा गया था, उस समय जो प्रेजेंट चल रहा होगा, उस समय जो वर्तमान चल रहा होगा, या जो समकालीन समय रहा होगा, उस समय की चीजें, उसका पूर्वाग्रह उस प्रमाण पे दिख रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप वो सारी चीजें वहां पे हैं। तो अगर आप ये कहो कि नहीं, हम वास्तवपरकता की बात कर रहे हैं, हम एक्चुअल उस समाज की बात कर रहे हैं, या उसको एज इट इज समझने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत है। जो इसकी आलोचना करते थे वो कहते थे कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो प्रमाण है वो ऑलरेडी चुन के रखे गए हैं। वो वास्तविक हो भी सकते हैं और वास्तविक नहीं भी हो सकते हैं। क्यों? अब वो कह रहे हैं कि चलिए मान लीजिए एक तो ये हो गई, या और कोई भी चीज, अब किसी और इतिहास को उठा के देखिए, उसको कई तरह से देखा जा सकता है। हो सकता है कि मेगास्थनीज को जो चीज लगी होगी कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए, ये इतिहास को समझने के लिए जरूरी नहीं है, तो उन्होंने अपने किताब में वो नहीं लिखा। हो सकता है एज ए इतिहासकार, मुझे अगर मैं होता तो मुझे वो चीज सही लगती, उसको मैं इसमें मेंशन करने की कोशिश करता। या और दूसरी चीज देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इतिहास को देखते हैं तो उस समय की जो समकालीन परिस्थितियां होती हैं वो उस पर हावी होती हैं, ना चाहते हुए भी हावी होती हैं। जैसे अगर उस समय का कोई कवि है या लेखक है, अगर वो राज दरबार में है या किसी राजा के साम्राज्य में रह रहा है, तो आपको लगता है कि वो इतनी हिम्मत करेगा कि अपनी लेखनी में उस साम्राज्य की बुराइयां भी लिखे या पूरे खुले तौर पे लिखे? ऐसा तो वो करना नहीं चाहेगा। इसका मतलब है कि वो चीजें अपने इतिहास लेखन में मेंशन करेगा जो कहीं ना कहीं उसके जो समकालीन परिस्थितियां हैं उस समय की, वो उस पर हावी हो रही है, ठीक है। तो यही बताने की कोशिश कर रही है। अब इसको और लंबा नहीं करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि बहुत टाइम चला जाए। तो आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पहली सीमा। अब दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी है आपकी जो इसमें मेंशन की गई है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद। अब देखिए सांस्कृतिक सापेक्षवाद का क्या मतलब होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं, अब जो भी अतीत में घटनाएं घटती हैं, हम आप इसको छोड़ देते हैं, प्रमाणों की बात हम नहीं करते हैं, इनको आप छोड़ते हैं। अब आते हैं हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद की। अब सांस्कृतिक सापेक्षवाद का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि कोई भी घटना इतिहास में अगर घटती है तो उसका कोई ना कोई सांस्कृतिक संदर्भ भी रहता है। जैसे अलग अलग संस्कृतियां होती हैं या हर किसी का अपना अपना कल्चर होता है, ठीक है। किसी भी चीज को हम अलग नजरिए से देख सकते हैं। कोई दूसरा जो किसी दूसरी संस्कृति का है, किसी दूसरे कल्चर का है, वो उसी घटना को किसी और नजरिए से
देख सकता है। इसमें आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दिखा दिया हुआ है। नहीं, एक्चुअली ये वो एग्जाम्पल नहीं है जो हम बताने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। जैसे जो एग्जाम्पल दिया गया है बुक में आपकी, चूंकि मैं बुक का ही रेफरेंस ले रहा हूँ क्योंकि हम इग्नू की ही बात कर रहे हैं, तो हम और कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद में अब देखिए, पुराने समय में कभी भी अगर किसी राजा की मृत्यु होती थी, आपके ही उसमें दिया गया है, अगर जो साइंटिफिक लोग होते थे, जो थोड़ा सा रियलिस्टिक होते थे, वो उसको किसी बीमारी या उसके नजरिए से देखते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे जो भूत प्रेतों में बिलीव करते थे, उस समय की बात है, बिलीव तो आज भी करते हैं, उस समय की बात कर रहे हैं हम। तो उनको लगता था कि नहीं, राजा ने कुछ गलत काम किया था जिसको उसकी सजा मिली। ठीक है, वो अब देखिए दोनों में कितना अंतर हो रहा है कि, और ये अंतर किसका है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद का है। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग लोग एक ही घटना को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कोई इसे राजा की मृत्यु को एक साइंटिफिक को ले रहा है कि चलो कोई बीमारी रही होगी जिसकी वजह से राजा की मृत्यु हुई, पर कुछ लोग और थे जो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, भूत प्रेत की वजह से राजा ने कुछ गलत किया होगा और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। तो अलग अलग एक ही घटना को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, और वो सीधा सा अर्थ है उसका सांस्कृतिक, मतलब उसके कल्चर की बात हो रही है। अलग अलग कल्चर की चीजों के लोग अलग अलग चीजों को या एक ही चीजों को अलग अलग तरीके से देखते थे। दूसरा, अब हम मानते हैं सूर्य ग्रहण की जो घटनाएं होती हैं, उस समय तो छोड़िए, आज भी सूर्य ग्रहण को एक साइंटिफिक घटना माना जाता है। भूगोल में, ज्योग्राफी में क्लियर मेंशन है कि क्यों होता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की सारी अवस्थाएं। लेकिन जब आप वैदिक कल्चर को पढ़ेंगे, आज भी लोग सूर्य ग्रहण के समय, मतलब और बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जिसको फॉलो किया जाता है। तो अब देखिए, अगर कोई एक सूर्य ग्रहण की कोई घटना है और कोई इतिहासकार ऐसा है, जो दो इतिहासकार हैं, दोनों की सांस्कृतिक जो कल्चरल बिलीव है दोनों अलग अलग है। एक ऐसा है जो साइंटिफिक चीजों को मानता है, और एक ऐसा है जो दैवी चीजों पे भरोसा रखता है। अब प्लीज आप ऐसा मत सोचिएगा कि कोई इतिहासकार ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल होते हैं। आज भी पढ़े लिखे लोग हैं जो इन सब चीजों पे बिलीव करते हैं, दैवी चीजों पे बिलीव करते हैं। अब सूर्य ग्रहण की घटना को अगर उसे इतिहास की किताब में दर्ज करना है, समझाना है, तो दोनों अलग अलग दर्ज करेंगे। घटना एक ही है, लेकिन दोनों को इतिहास में लिखने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हुई? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। अब जब हम पढ़ रहे हैं तो हम दोनों को अलग अलग समझ रहे हैं, तो क्या वास्तव में जो घटना घटी होगी उसकी वास्तुपरकता को हम जांच पाएंगे, समझ पाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी वो किसी पूर्वाग्रह को दिखाई दे रही है, या पूर्वाग्रह से ग्रसित है, किसी सांस्कृतिक सापेक्षवाद का शिकार हो चुकी है वो जो घटना है या वो जो तथ्य है। तो इसकी आलोचना करने वाले इस सांस्कृतिक सापेक्षवाद की भी बात करते हैं। प्लीज आप किताब मेंशन कीजिएगा, किताब देखिएगा, और इसमें जो इनके जो स्कॉलर्स वगैरह हैं उनका भी नाम मेंशन कर लीजिएगा। तीसरी जो आलोचना थी, ये तो आपकी आलोचना थी दूसरी। अब तीसरी जो आलोचना की गई है वो किस आधार पर की गई है उसकी हम बात कर लेते हैं। भाषाई तथा उत्तर आधुनिक मोड़। भाषाई तथा उत्तर आधुनिक मोड़। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, इसमें हम सीधा सीधा क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाषाई तथा उत्तर आधुनिक मोड़। अब वास्तुपरकता की आलोचना करने वाले ये भी बता रहे थे कि जो भी तथ्य होता है, जो भी आंकड़ा होता है, वो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भाषा होती है। भाषा का एक रूप होता है जिसको हम अपने आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, अभी तक आप भी देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी चीजें हमें समझ में आई हैं, कोई न कोई एविडेंस है जिसके आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता को समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी इतिहासकार हैं, कुछ भी उठा के पढ़िए, कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वास्तव में ऐसी थी जैसी हम बात कर रहे हैं। हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उसके जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को हम समझने की कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सॉरी, बट देखिए उस समय की जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया गया है, जो लिपि इस्तेमाल की गई है, अभी उसे हम समझ नहीं पाए।
सोचिए क्या होगा अगर हम उस लिपि को समझने की कोशिश करें और बाद में हमें समझ में आए कि जिस तथ्यों को, वो जो तथ्य थे, जो एविडेंस थे, उसको हम बिल्कुल गलत उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे या हम बिल्कुल गलत अनुमान लगा रहे थे। क्योंकि हो सकता है ना, क्योंकि जो लिपि है वो कुछ और बता रही हो। तो वही ये जो बात आ रही है वो बात सिर्फ इतनी सी है, जो इसकी वास्तुपरकता की आलोचना करते हैं वो यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो भी चीज तथ्य है, जो भी आंकड़े हैं, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। भाषाओं का मतलब बिल्कुल आप जो हिंदी, इंग्लिश या इस तरह की बात, मतलब एक्चुअली इसकी बात नहीं हो रही है, भाषाओं की बात हो रही है। इसका मतलब होता है भाषा क्या है, वो एक माध्यम होता है ताकि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जा सके या समझाई जा सके। तो वो कोई आंकड़ा हो सकता है, कोई मूर्त आपका वो हो सकता है, एविडेंस हो सकता है, कोई अमूर्त मतलब टेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब कोई तथ्य हो सकता है, कोई प्रमाण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे आपको एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि ये वास्तव में ऐसा है। अब वो सिंपल सी चीज बताई जा रही है, वो मुझ पे डिपेंड करता है कि उसको मैं कैसे समझ रहा हूं। हो सकता है कि मैं उसे किसी और रूप में ले रहा हूं, लेकिन सामने वाला या कोई दूसरा इतिहासकार उसे किसी और वे में ले रहा हो। ठीक है, तो जो वास्तुपरकता की आलोचना करने वाले लोग थे वो यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाषाई तथा उत्तर आधुनिक मोड में ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे, इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी, आप इसको देख लीजिए, स्वीडिश भाषा विज्ञानी थे, स्वीडिश थे, उनका नाम था फर्डिनांड द सोज्यूर। मैं एक बार लिख देता हूं, फर्डिनांड द सोज्यूर। चूंकि ये स्वीडिश थे तो उनका नाम भी स्वीडिश है, तो आप इनको देखिए, इन्होंने ही सबसे पहले इस चीज की शुरुआत की थी। इनकी जो जनरल थी उनका नाम था जनरल लिंग्विस्टिक्स। उसमें उन्होंने सीधा सा यही किया था कि जो संकेत या जो चीजें दिखाई देती हैं वो सिर्फ भाषाई संकेत होती हैं, उनको समझने वाले अलग अलग हो सकते हैं। वही वो कहते हैं कि वास्तुपरकता एक्चुअल में कैसे साबित की जा सकती है या वास्तुपरकता कैसे पाई जा सकती है अगर भाषाओं का अर्थ ही अलग अलग हो। तो हो सकता है कुछ चीजें चुन के रखी गई हैं, इसको और फर्स्ट को जो है, आप जो पहली चीज थी उन दोनों को आप चाहो तो साथ में लिख सकते हो, मतलब थोड़ा सा कनेक्टेड ही है कि जो चीजें आपके सामने रखी गई हैं एज ए इतिहास के तथ्य के रूप में, आप कैसे मान सकते हो कि वो वाकई में वही हैं जो वास्तव में रही होंगी। अगर आज, चलो मैं आज का उदाहरण देता हूँ, अगर आज मुझे इतिहास लिखना है तो ऐसा नहीं होगा क्या कि मैं जो इतिहास लिखूंगा उस पर जो अभी सर्वकालीन जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, या मेरा जो पूर्वाग्रह है, क्या वो उस पर हावी नहीं होगा? क्योंकि मेरा जो विवेक है वो मेरी लेखनी पे या मेरे इतिहास लेखन पे प्रभाव डालेगा ही डालेगा। अब आज की परिस्थिति को कोई और इतिहासकार लिखेगा, क्या उसकी जो भाषाई विशेषताएं हैं, क्या वो उसके इतिहास लेखन पे प्रभाव नहीं डालेगा? हो सकता है वो उसी इतिहास को बहुत बिल्कुल अलग तरीके से, इसका और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जबकि यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो बीजेपी के लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस के लोग हैं। अगर मुझे आज क्या राजनीतिक और सामाजिक परिवेश लिखना हो, मैं मतलब मेरी छोड़िए, अगर जो प्रो बीजेपी हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, अगर कोई ऐसा इतिहासकार जो बीजेपी की नीतियों से प्रभावित है, अगर उसे लिखना होगा तो हो सकता है कि आज के समय को स्वर्णिम काल के रूप में लिख दे कि आज का जो समय है वो बिल्कुल स्वर्णिम काल की तरह है। अब ये इतिहास लिखा उसने। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो उनकी नीतियों से प्रभावित नहीं है, उनको लगता है कि नहीं, मोदी की जो नीतियां हैं, मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो सरकार काम कर रही है, वो बिल्कुल सही नहीं है, वो हमारे समाज के लिए खराब है, तो वो जो इतिहास लिखेगा वो बिल्कुल अलग लिखेगा उस इतिहास के जो बीजेपी वाले ने लिखी। अब आप समझिए, एक ही समय में दो दो इतिहास लिखे गए हैं या दो दो तथ्य रखे गए हैं, लेकिन क्या दोनों वास्तव में आज के समय की छवि रखते हैं? तो क्या आज के 20 साल बाद या 100 साल बाद, 200 साल बाद, अगर आज जो इतिहास लिखा गया, जो वास्तव मतलब जो एविडेंस या जो तथ्य रखे गए हैं दो अलग अलग लोगों के रूप में, कोई पढ़ेगा तो क्या वास्तव में आज का जो
वास्तविक परिवेश है उसका अंदाजा लगा पाएगा, तो क्या वास्तुपरकता वहां पे रह जाएगी? यही बताने की कोशिश की गई है और यही है उसकी समालोचना। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि समालोचना क्या है। वास्तुपरकता की आलोचना करने के लिए आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन और भी बनता है कि इतिहासकार की चिंताएं। अब बस 5-7 मिनट का और है, काफी ज्यादा लेक्चर हो गया, इसलिए अब इसमें है इतिहासकार या इतिहासकारों की चिंताएं। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका वास्तुपरकता की उपयोगिता। ठीक है, यही 2 टॉपिक आपके बचे हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इतिहासकारों की चिंताएं। अच्छा देखिए, अभी तक हम जो जितनी बात कर रहे थे कि वास्तुपरकता क्या होती है, इतिहासकार को कैसे लिखना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बाद जब हमने उसकी आलोचना करना शुरू कर दिया, हमने जब उसकी आलोचना पढ़ी तो हमें लगा कि यार जो व्याख्या है, जो वास्तुपरकता है, उससे तो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसकी आलोचना का बनता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतिहास लिखा जाए, क्योंकि उसकी जो आलोचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं तर्कसंगत हैं। तो जो इतिहासकार की चिंताएं थी या इतिहासकारों की जो चिंता थी वो एक्चुअल में यही थी। उनका मानना था कि वास्तुपरकता के अगेंस्ट में, वास्तुपरकता के विपक्ष में इतने तर्क दे दिए गए हैं और इतने ठोस तर्क दिए गए हैं कि ऐसा लगता है कि क्या वास्तुपरकता लुप्त हो जाएगी? क्या वास्तव में जो इतिहास है, या जो हम ये समझते हैं कि इतिहास का मतलब है कि उस समय की चीजों को जानना है, पुरानी चीजों को जानना, क्या वास्तव में ऐसा होगा? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दिमाग में ये आने लगे कि एक्चुअल में इतिहास वो था ही नहीं, क्योंकि वास्तुपरकता जैसी कोई चीज होती नहीं है। अब आप बहुत सारे एग्जाम्पल देके इतिहासकार की चिंताओं को दिखा सकते हैं। बेसिकली उनकी चिंता यही थी कि क्या इतिहास खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले इसके ब्रिटिश अमेरिकी इतिहासकार थे लॉरेंस स्टोन। सबसे पहले उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने जो चिंता व्यक्त की थी, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि पिछले 25 सालों में इतिहास बहुत तरह से बदला है। मतलब इतिहास को समझने की जो गतिविधियां थी वो बहुत ड्रामेटिकली वे में चेंज हुई हैं। अब वो कह रहे हैं कि इस तरह से जब चेंज हुई हैं, और जो हम 3 तरह से जो उसकी आलोचना देख लिए थे, वो देखने के बाद ऐसा लगा कि इतिहास कहीं ना कहीं वास्तुपरकता जैसी जो चीज है वो खत्म हो रही है। वास्तुपरकता जैसी कोई वास्तविक चीज नहीं है, यही इनकी चिंताएं थी। और इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग थे जो इस तरह को समझने की कोशिश कर रहे थे कि शायद इतिहास खत्म हो जाएगा और इतिहास जैसी चीज कोई कुछ नहीं होगी। अब हम एक और देख लेते हैं इसमें। हाँ, मतलब पूरी तरह से वही है। और पीटर नोविक की जो बात आती है, क्योंकि फर्स्ट जो लेक्चर था इसके पहले वाला, उसमें हम पीटर नोविक की बात कर लिए थे बहुत सारे। उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इससे पहले भी पीटर नोविक ने यह लिखते हुए अपनी प्रसिद्ध पुस्तक समाप्त की है कि वस्तुओं के व्यापक समूह के रूप में तथा समान उद्देश्यों, समान आदर्शों और समान लक्ष्यों से जुड़े इतिहास का विषय समाप्त हो चुका है। इसका मतलब है कि इतनी सारी चीजें आ गई हैं इतिहास को समझने की या इतिहास को देखने के लिए, तो वास्तव में जो वास्तुपरकता है वो खत्म होती हुई दिख रही है। तो इतिहासकार की जो चिंताएं थी वो इसी से रिलेटेड थी, आप इसको देख लेना। लास्ट आता है वास्तुपरकता की उपयोगिता। तो इतनी चिंताओं और इतनी आलोचना के बाद क्या वास्तव में वास्तुपरकता की उपयोगिता है? तो हम इसकी जब हम बात करते हैं उपयोगिता, या फिर हम इसकी बात करें, जो एक्चुअली आपके बुक में लिखा है वो है संभावना। वास्तुपरकता की संभावना। प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो नहीं सकता, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह होती है। तो और चूंकि पहली क्लास थी तो थोड़ा अजीब भी हो सकता है। तो वास्तुपरकता की संभावना की बात हम कर रहे हैं, और हम ये देखते हैं कि लाख
इसकी आलोचना हो जाए या हम बहुत सारी और भी चीज़ें देखें, लेकिन एक्चुअल में वास्तुपरकता की संभावना उसमें होती है। कैसे होती है आप देखिए। अब हम जैसे जो हम एग्जाम्पल लिए थे हम उसी को आगे लेके बढ़ते हैं। हमने 2 एग्जाम्पल अभी आज के लेक्चर में देखा। सबसे पहला एग्जाम्पल जो था वो ये था कि अगर मगध साम्राज्य को हम देखते हैं तो हम मेगास्थनीज की इंडिका को देखते हैं। बिल्कुल इंडिका में उनकी जो पूर्वाग्रह रहे होंगे या उस समय का जो वर्तमान रहा होगा उसकी छवि दिखाई देती होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि उन्होंने अपनी मनगढ़ंत चीजों को भी लिख दिया होगा। कुछ तो उनके दिमाग में वो चीजें दिखी होंगी, कुछ तो उन्होंने देखा होगा, तभी तो वो लिखा होगा। तो वो समझने की कोशिश की जानी चाहिए। उसके आधार पर अगर हम लिखेंगे तो वास्तुपरकता को हम पा सकते हैं या वास्तुपरकता तक पहुंचने की कोशिश हम कर सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरा एग्जाम्पल था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो उसमें जो भी एविडेंस हमें मिले हैं, जो साक्ष्य हमें मिले हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बिल्कुल तथ्यों को नकार दें, ना ही हम तथ्यों को नकार सकते हैं। तो उसके आधार पर भी जब हम पूर्वानुमान लगाएंगे या उसको समझने की कोशिश करेंगे, तब भी वो किसी न किसी रूप में उस समाज से जुड़ा हुआ होगा। तो उस समाज की वास्तुपरकता को जानने की या समझने की कोशिश हम करेंगे। तो इसकी जो वास्तुपरकता की संभावना है वो हमेशा बनी रहती है। ठीक है। हाँ, इसको देखिए, अब इसमें जो एक्जेक्टली आपके बुक में लिखा हुआ है उसमें ये कहा गया है कि वास्तुपरकता की संभावना को पूर्ण रूप से नकारना बात को दूसरे चरण तक ले जाना है। पूर्ण वास्तविकता संभव नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वास्तुपरकता ही संभव नहीं है। ठीक है, वही चीज या वास्तुपरकता की तलाश बेकार है जो हम बात कर रहे थे, हम उसी की बात कर रहे थे। चूंकि मैं आपके बुक्स को कोट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि हम कहीं और से चीजों को उठा रहे हैं, क्योंकि वो आपके बुक में दी हुई हैं जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। हमने बात वही की कि वास्तुपरकता की संभावना मतलब कि बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती हैं, बहुत सारे पूर्वाग्रह हो सकते हैं, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की गुंजाइश हो सकती है, भाषाई चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तुपरकता को समझा नहीं जा सकता या वास्तुपरकता की संभावना को व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो चीजें लिखी गई हैं, अब जैसे आज की बात कर रहे हैं कि एक प्रो बीजेपी है और एक एंटी बीजेपी है, दोनों ने अपना इतिहास लिखा आज के समय का, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों आज के समाज की हकीकत को दिखा रहे होंगे। पर फर्क इतना है कि एक उस चीज की अच्छाइयों को देख रहा था क्योंकि वो बीजेपी का सपोर्टर था या गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहा था, दूसरा उस समाज की बुराइयों को दिखा रहा था जो क्योंकि वो उस गवर्नमेंट का या उस सरकार का विरोधी था। अगर दोनों को हम मिला दें तो अच्छाई और बुराई दोनों चीजें उसमें दिख जाएंगी। तो क्या ये वास्तुपरकता नहीं हुई? हाँ, मैं ये मानता हूं कि वास्तुपरकता एग्जैक्टली नहीं होगी। हो सकता है कि चूंकि मैं या जो बीजेपी का प्रो बीजेपी है वो हो सकता है कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखे, और जो एंटी बीजेपी है वो भी हो सकता है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि वास्तुपरकता बिल्कुल मतलब कि सटीक वास्तुपरकता पाई जा सकती है, बिल्कुल नहीं पाई जा सकती, लेकिन उसमें वास्तुपरकता नहीं है ये भी कहना गलत है। वास्तुपरकता उसमें भी होती है, उसकी तलाश की जानी चाहिए, यही है उसकी संभावना। आई होप कि आपको वास्तुपरकता से रिलेटेड ये चैप्टर यूनिट 3 समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, क्योंकि पहला लेक्चर था हमारा। कोशिश रहेगी कि हफ्ते में 2-3 लेक्चर हो जाएं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा, जैसा भी होगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।